a very important topic you must know, that is research metrics. So here I would like to tell you some citation indexing databases and how these are very important to know for every research scholar, that I am going to discuss it in this talk. Okay. So friends, actually what research metrics is. Okay. Before that, I would like to tell you one thing, that how to select a journal for publication of your paper. This is a very important thing to know. See, what UGC says, it should be in the peer-reviewed journal or UGC care listed journal. UGC care listed journals means it is a list of authentic journals UGC is providing to you. So in some universities, they will allow only peer review, non-UGC listed also. But some of the university they stick upon UGC care list journal ही होना चाहिए, वो उसी में आपका पेपर आना चाहिए. So this is actually UGC care list website, and here you have to log in actually. आपको इसमें लॉग इन करना पड़ता है, and that is free. आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा and then you will have to log in. फिर ये रिसोर्सेस आपको खुल जाएंगे. See, this UGC care, they have listed the journals in two groups. ये पहला ग्रुप है जिसमें आपको यूजीसी ने नॉमिनेट किए हुए एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो अलग अलग विषयों के ऑथेंटिक जर्नल्स फाइंड आउट करती है और उसको इस ग्रुप ए में रेकमेंड करती है. ओके. के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हुए होते हैं, वो फुलफिल करने वाले जर्नल्स जो होते हैं उन्हीं के बेस पे ये ग्रुप 1 बनता है. और यूजीसी केयरलिस्ट ग्रुप 2 जो होता है, दैट इज जर्नल्स इंडेक्स ग्लोबली इन रिकॉग्नाइज्ड डेटाबेसेस. यहाँ पे उनका कहना ये है कि स्कोपस और वेब ऑफ साइंस, ये जो ग्लोबल डेटाबेसेस है उनमें जो जर्नल्स इंडेक्स्ड होते हैं, तो वो जर्नल्स में आप पब्लिश करो. You either publish in group 1 or you publish it in group, right? अभी यहाँ पे अगर आप यूजीसी केयर लिस्ट को सर्च करेंगे तो आपको सोशल साइंसेस के 329, सोशल साइंसेस के, दिस इज ग्रुप 1, राइट. सो ये जर्नल्स की लिस्ट मिलेंगी. इफ यू क्लिक ऑन सोशल साइंसेस यू विल गेट द लिस्ट ऑफ 302 journals. So while selecting the journals you should do all these prerequisite works, right? अभी देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस के 19 जर्नल्स है. तो मैं अगर ये 19 जर्नल्स में से किसी एक में पेपर भेजती हूँ, उसका एकेडमिक वेटेज मुझे बाद में भी मिलेगा, राइट. उसके बाद में दिस इज द 19 लिस्ट. और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रुप 2 जो है उसमें वेब ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स एंड सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, इनमें लिस्टेड जर्नल्स की लिस्ट है और इस स्कोपस की सोर्स लिस्ट है, राइट. नाउ आई एम कमिंग टू टेल यू what is the actually meaning of measurement of research, right? See, it is rightly said by William Thomson and Lord Kelvin, if you can measure that of which you speak and can express it by a number, you know something of your subject. But if you cannot measure it, your knowledge is meager and unsatisfactory. So friends, what research impact is? Research impact is the effect research has beyond academia. When the knowledge generated by our research contributes to, benefits, and influences society, culture, our environment, and the economy, it is said to have research impact. यानी हमारा जो रिसर्च है तो वो बेनिफिशियल है, इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी, कल्चर, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी है, तो उसका रिसर्च इम्पैक्ट होता है. ठीक है. ये रिसर्च इम्पैक्ट कैसे मेजर किया जाता है? इन टर्म्स ऑफ साइटेशन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट फैक्टर सर्विसेज, then journal impact, book impact, then individual research impact and measurement of estimates.
इसमें से हम आज ये जो चीज है ये देखने जा रहे हैं, that is very very important for all of you. You must know this part of research metrics. See, there are worldwide citation measuring databases, there are many, लेकिन हमारे काम की चीज है स्कोपस, वेब ऑफ साइंस। आपको गूगल नॉलेज का, गूगल स्कॉलर का नॉलेज होना चाहिए एंड इंडियन साइटेशन इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। सो मैं आपको ये चार चीजों के बारे में पहले एक्सप्लेन करूँ। नाउ स्कोपस, देखिए स्कोपस ये एक साइटेशन इंडेक्सिंग डेटाबेस है। स्कोपस के एक आध जर्नल में आपका पेपर पब्लिश हुआ तो उसको कितने लोगों ने साइटेशन किया है उसका डेटा भी आपको मिलता है। सो दिस इज द होम पेज। ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड डेटाबेस है, लेकिन जो मैं आपको दिखा रही हूँ उतना पोर्शन फ्री है। इसमें मैंने जो है उसका कवरेज देखा तो 25,100 टाइटल्स को ये इंडेक्स करता है। उसमें से 23,452 पीयर रिव्यूड जर्नल्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसमें से 5,500 फुल ओपन एक्सेस जर्नल्स है। देखिए, मैंने आपको कहा कि ओपन एक्सेस जर्नल को भी ट्राई कीजिए, इसलिए कहा है क्योंकि बहुत सारे जर्नल्स these are indexed by Scopus and Web of Science also. 294 ट्रेड पब्लिकेशंस है और 852 बुक सीरीज, राइट। अभी इसमें अगर आप मेरा प्रोफाइल देखना चाहते हो तो यू कैन पुट द ऑथर नेम एंड यू विल गेट दिस टू मैजिक एंड क्लिक ऑन दिस मंगला हिरवाड़े एंड आपको मिलेंगे मेरे 9 पेपर्स स्कोपस में है। उसको 20 साइटेशंस उस वक्त थे जब मैंने ये डाउनलोड किया था, और एज पर स्कोपस माय एच इंडेक्स इज 3, राइट। तो इस प्रकार से आपको डेटा मिलता है। जैसे मेरा ये पेपर है एक, फिर ये पूरे पेपर्स है, जैसे ये पेपर है स्टडी ऑफ मेटाडाटा स्टैंडर्ड्स, उसको 5 साइटेशंस है, राइट। तो इस प्रकार से डेटा आप स्कोपस से निकाल सकते हो। इसमें स्कोपस लिस्ट में आपका सब्जेक्ट एरिया कौन सा है वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे आपके सब्जेक्ट के कौन से जर्नल स्कोपस में इंडेक्स्ड है। सी, these are all required for selection of journals for sending your publications. आपका थीसिस का डेटा जो है वो वेस्ट मत होने दीजिए। Send your data to a very authentic journal. Okay? So इसमें से जैसे मैंने सोशल साइंसेस में लाइब्रेरी साइंस देखा तो देखिए 289 रिजल्ट्स मुझे यहाँ पे आए, और हर इसका साइट स्कोर जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ द जर्नल एज पर स्कोपस साइट स्कोर। ठीक है, अभी हम और आगे चलेंगे। जैसे इसमें ये पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो स्कोपस देता है। उसमें से एक एसएनआईपी और एसडीआर वैल्यूज जो है वो इम्पोर्टेंट वैल्यूज है। स्कोपस का एक हिस्सा स्कीमैगो जर्नल रैंक वो ओपन एक्सेस में अवेलेबल है, दैट यू कैन यूज फॉर रैंकिंग ऑफ जर्नल्स और टू सी और इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ द जर्नल। ओके, अभी यहाँ पे देखिए ये साइट स्कोर यानी इम्पैक्ट फैक्टर जो है स्कोपस लिस्टेड जर्नल का वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो उसका 2018 का अगर हमको चाहिए इम्पैक्ट फैक्टर या साइट स्कोर कैलकुलेट करना है तो 2015, 16, 16, 17 ये दो प्रीवियस ईयर्स में कितने डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुए, तो 84 पेपर्स पब्लिश हुए इस जर्नल में। और ये 84 पेपर्स को 2015, 16, 16, 17 और 17, 18 में कितने साइटेशंस मिले, वो 635 साइटेशंस मिले। So this divided by this, that comes to 7.56. ये हो गया साइट स्कोर। This is the site score for Journal of Information Technology, right? तो ये स्कोपस का पार्ट हो गया, मैं आपको बताने जा रही हूँ। स्कोपस का जो फ्री हिस्सा है दैट इज कीमैगो जर्नल रैंक एसजेआर, उसके बारे में मैं थोड़े स्लाइड्स के बाद आपको बताना चाहूँ। अभी दूसरा
वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड डेटाबेस है और यूजीसी ने भी एक्सेप्टेड डेटाबेस है वेब ऑफ साइंस। वेब ऑफ साइंस आपको आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स ये सर्विसेज देता है। और आपका पेपर अगर वेब ऑफ साइंस के किसी जर्नल में पब्लिश हो गया तो उसको हायर एकेडमिक वैल्यू करके माना जाता है। तो वेब ऑफ साइंस आपको इम्पैक्ट फैक्टर सर्विस देता है। और वेब ऑफ साइंस का जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो आईएसआई थॉमसन एंड रूटर इम्पैक्ट फैक्टर के नाम से जाना जाता है। थॉमसन एंड रूटर इम्पैक्ट फैक्टर ये वेब ऑफ साइंस का पेज है, आप देख सकते हो। यू कैन सर्च by giving the keywords in search indexes, and you can also see subject wise searching। आपके विषय के कितने जर्नल्स है, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स में सोशल साइंस के सब्जेक्ट को सर्च कीजिए, साइंस साइटेशन इंडेक्स में साइंस साइटेशन इंडेक्स को सर्च कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से यू कैन सिलेक्ट द जर्नल्स। ठीक है, ये जर्नल्स आपने सिलेक्ट किए तो ये दिस इज वेब ऑफ साइंस। और आपको सबको मैं बताती हूँ कि यूजीसी ने हर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को ई शोध सिंधु के तहत वेब ऑफ साइंस का एक्सेस दिया है। इफ यू आर मेंबर ऑफ द लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो आप ये सर्विस को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो और क्वालिटेटिव आर्टिकल्स आप आपके काम के लिए डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपको गूगल का एक स्कॉलरली हिस्सा जो होता है दैट इज नोन एज गूगल स्कॉलर, इसके बारे में भी पता होना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, गूगल स्कॉलर आपको बहुत सारी एडवांस सर्विसेज देता है। अगर आप गूगल स्कॉलर में किसी ऑथर का नाम डाल के आप सर्च करेंगे तो उसके गूगल में जितने पेपर्स है वो यहाँ पे रिट्रीव होते हैं। जैसे दिस पेपर इज साइटेड बाय 27, तो इसको अगर आपने क्लिक किया तो कितने लोगों ने मेरे पेपर को साइट किया है वो मुझे पता चल जाता है। और वो कहाँ कहाँ पेपर साइट हुआ है वो भी पता चल जाता है। तो मैं ये सब चीजें मेरी सीवी में लगा सकती हूँ। राइट, सी दिस पेपर इज साइटेड बाय 24 एंड ऑल। राइट, उसके बाद में गूगल स्कॉलर माय साइटेशन सर्विस देता है। आप इसमें आपको रजिस्टर करना करना पड़ता है और रजिस्टर होने के बाद में वो आपके पूरे गूगल में के पेपर्स अलोंग विद साइटेशंस देता है। और वो यहाँ पे आपको एच इंडेक्स और आई10 इंडेक्स आपका बता देता है एज पर गूगल स्कॉलर। अभी आई10 इंडेक्स का मतलब क्या है? मतलब आपके कितने पेपर्स 10 या 10 से ज्यादा बार साइट हुए। देखिए, ये 27, 24, 20, 17, सो मेरे ऐसे 6 पेपर जो है वो 10 से ज्यादा बार साइट हुए, इसलिए मेरा आई इंडेक्स 10 है और मेरा एच इंडेक्स 7 है। इसका मतलब क्या है? देखिए, मेरा एच इंडेक्स 7 है, इसका मतलब है ये मेरे 10 पेपर पब्लिश हुए हैं। इसमें से पहले पेपर को 20 मिले, दूसरे पेपर को 18 मिले, तीसरे पेपर को 15, चौथे को 13, पांचवे को 10, 6 को 9, 7 को 8 मिले। लेकिन 8वें पेपर को अभी 2 ही मिले हैं, यहाँ पे 0 0। दैट मीन्स इंडिविजुअली मेरे 7 पेपर्स 7 या 7 से ज्यादा बार साइट हो चुके हैं, इसीलिए मेरा एच इंडेक्स अभी 7 है। लेकिन ये मेरा 8वां पेपर जब यहाँ पे 8 हो जाएगा तो मेरा एच इंडेक्स बढ़ के 8 हो जाएगा। सो दैट इज एक्चुअली द कैलकुलेशन ऑफ एच इंडेक्स। एच इंडेक्स ऑथर का भी होता है, एच इंडेक्स जर्नल का भी होता है, एच इंडेक्स यूनिवर्सिटी का भी होता है, एच इंडेक्स कंट्री का भी होता है, एच इंडेक्स कोई सब्जेक्ट का भी होता है। समझ में आया आपको? सो दिस इज एच इंडेक्स। लेकिन एच इंडेक्स का एक लूप होल है, एक लिमिटेशन है कि अगर आपके पेपर बढ़ना शुरू मतलब ये पेपर्स भी बढ़ना चाहिए, नंबर ऑफ पेपर्स। अगर नंबर ऑफ पेपर्स नहीं बढ़ेंगे, जैसे मेरे 10 ही पेपर है, इसके बाद मैंने पेपर लिखना बंद किया तो इसको हंड्रेड्स ऑफ साइटेशंस क्यों ना मिले, मेरा एच इंडेक्स 10 के ऊपर नहीं जाएगा। सो ये इसका लिमिटेशन है एच इंडेक्स का। तो देखिए, गूगल स्कॉलर में से आपको टॉप पब्लिकेशंस भी मिलते हैं। जैसे इसमें कैटेगरीज में आप अगर सोशल साइंसेस को क्लिक करेंगे तो सोशल साइंस कैटेगरी में टॉप पे कौन से जर्नल्स चल रहे हैं तो वो भी आपको गूगल स्कॉलर यहाँ पे देता है। ओके, these metrics are very useful for selection of journals. Okay,
while publishing your research findings. जैसे सोशल साइंसेस मैंने सब कैटेगरी, तो सोशल साइंसेस में इतनी सब कैटेगरीज गूगल ने दी है, इसमें मैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को क्लिक करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जर्नल टॉप मोस्ट चल रहा है एज पर गूगल स्कॉलर। तो आई कैन सिलेक्ट दिस जर्नल फॉर सेंडिंग माय पेपर। या साइंटोमेट्रिक्स टॉप मोस्ट चल रहा है, तो यू कैन सिलेक्ट साइंटोमेट्रिक्स। इस प्रकार से आप उसको सिलेक्ट कर सकते। अभी चौथा इंडेक्स जो है इंडियन साइटेशन इंडेक्स, ये इंडिया से बनी हुई साइटेशन इंडेक्स है और इसमें इंडियन पब्लिकेशंस जो है वो इंडेक्स किए जाते हैं, इंडियन पब्लिश्ड जर्नल्स। जैसे ये उसका होम पेज है। दिस इज आल्सो अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड डेटाबेस। आपको इसका सब्सक्रिप्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इंडिया से पब्लिश होने वाले 1200 से भी ज्यादा जर्नल्स को ये इंडेक्स कर रहे हैं, राइट। अभी आप यहाँ पे ये सर्च ऑप्शंस दिए हैं, यू कैन सर्च। और आप देख सकते हो कि हर एक विषय के कितने जर्नल्स को ये इंडियन साइटेशन इंडेक्स इंडेक्स करता है। एग्रीकल्चर के 87, एंथ्रोपोलॉजी 7, बायोटेक्नोलॉजी के 13, बायोलॉजिकल साइंसेस 92 जर्नल्स, इकोनॉमिक्स के 19 है, इंजीनियरिंग के आप यहाँ पे देख सकते हो 65 जर्नल्स इट इज इंडेक्सिंग। लाइकवाइज लाइब्रेरी साइंस के 16 है, देन सोशल साइंसेस के 69 है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो इतने जर्नल्स को ये इंडेक्स कर रहा है। अभी इंडियन साइटेशन इंडेक्स में वो क्या क्या इंडेक्स करता है? रिसर्च आर्टिकल्स, रिव्यू आर्टिकल्स, शॉर्ट और ब्रीफ कम्युनिकेशंस, एडिटोरियल एंड लेटर टू एडिटर, रिसर्च नोट्स, केस स्टडीज, केस रिपोर्ट्स, ओपिनियन पेपर्स और ऑब्जर्वेशंस को वो इंडेक्स करता है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट्स, डाइजेस्ट, ऑबिचुरीज, बुक रिव्यूज, न्यूज एंड व्यूज, अनाउंसमेंट्स एंड फ्रॉम द डेस्क, इसको वो इंडेक्स नहीं करता है। दिस मीन्स ये जो है ये साइटेबल आइटम्स हो जाते हैं आपके, ठीक है। इसको रजिस्ट्रेशन करके आप एक गेस्ट एक्सेस क्लेम कर सकते हो अगर आपको देखना है इंडियन साइटेशन इंडेक्स। अदरवाइज आपको उस लाइब्रेरी में जाना पड़ता है जहाँ पे इसका सब्सक्रिप्शन हो। लेकिन आप जब गेस्ट एक्सेस इसका लेते हो तो आपको सिंपल सर्च, एडवांस सर्च, इंस्टीट्यूशन एनालाइजर, डेटा कंपेयरर, जर्नल एनालाइजर, ये सब फैसिलिटीज मिलना शुरू होती है। अदरवाइज आपको ये सुविधाएं नहीं दी जाती इफ यू आर नॉट मेंबर। गेस्ट एक्सेस भी मिलता है, वो कुछ घंटों के लिए मिलता है, राइट। अभी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने इसके सर्च बॉक्स में बिब्लियोमेट्रिक शब्द किया तो मुझे 93 पेपर्स आए बिब्लियोमेट्रिक के। और ये पूरे पेपर्स है। जैसे ये पेपर है, ये इस पेपर को 6 लोगों ने साइट किया है, ठीक है। और ये पेपर में 14 रेफरेंसेस दिए। तो इंडियन साइटेशन इंडेक्स आपको बिब्लियोग्राफिक डिटेल ऑफ द पेपर, उसके बाद में उसका एब्स्ट्रैक्ट, कितनी बार वो साइट हुआ है, बाकी लोगों ने साइट किया है, वो साइटेशन काउंट देता है। और उन्होंने जो रेफरेंसेस को कोट किए हैं वो रेफरेंसेस बताता है। ये 14 सी ए ब्लू लिंक है, तो वो आपको उन्होंने कोट किए रेफरेंसेस बताएगा, इतना इंफॉर्मेशन देता है। अगर वो पेपर ओपन एक्सेस जर्नल में पब्लिश हुआ है तो आपको फुल टेक्स्ट भी मिल जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू मस्ट नो। देखिए ये फुल रिकॉर्ड है, इसमें ये बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स आ गए, आप देख रहे हो, ये एब्स्ट्रैक्ट आ गया। और आप कीवर्ड्स यहाँ पे देखेंगे, इन साइटेशन काउंट, जो साइटेशंस मिले हो कौन से साल में मिले हैं। सो इस प्रकार से जैसे ये एक पेपर है तो टाइम साइटेड 8 दिया है। तब ये पेपर कितनी बार साइट हुआ है? 8 बार साइट हुआ है। कहाँ पे साइट हुआ है तो वो यहाँ पे आपको देता है, राइट। उसके बाद में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी वो आपको देता है साइटेशन रिपोर्ट्स का, ठीक है। देन आपको वो एक 3 सुविधाएं देता है, इंस्टीट्यूशन एनालाइजर, डेटा कंपेयरर और जर्नल एनालाइजर।
एनालाइजर में अगर आपको एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस देखना है, राइट, तो उसमें टॉप मोस्ट कौन से है, टॉप 5 कौन से है, तो उनका भी आपको जो है वो देता है। जैसे टॉप 50 इंस्टीट्यूशंस कौन से है एज पर इंडियन साइटेशन इंडेक्स, उसकी लिस्टिंग वो देता है। जैसे मैंने एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस देखा, तो देखिए यहाँ पे IARI का प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है 4411, फिर वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 2493। तो इस प्रकार से यू कैन सी ईयर वाइज आर्टिकल्स पब्लिश्ड, उसको कितने साइटेशंस मिले, तो ये पूरे डिटेल्स इंडियन साइटेशन इंडेक्स। दूसरा डेटा कंपेरर है। डेटा कंपेरर का मतलब क्या है, दो इंस्टीट्यूशंस में सी, अगर आपको एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन 79 है, तो उसमें से 5 कोई भी टिक करो और उसका प्रोडक्टिविटी आप देखना चाहते हो, तो इस प्रकार से वो रैंकिंग करके आपको देता है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल उन्होंने दिया है। उसके बाद में इस प्रकार से पूरे डिटेल्स आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में मिलते हैं। देखिए, जैसे 966 आर्टिकल्स, 351 साइटेशंस इनको मिले हैं, इस प्रकार से डिटेल्स आप देख सकते हो। जर्नल एनालाइजर में भी दो जर्नल्स को अगर आपको कंपेयर करना है एक विषय के, तो वो बताता है कि किसको कितने साइटेशंस मिले हैं। तो जैसे करंट साइंस का मुझे देखना है, तो मैं क्लिक करती हूँ, ये ईयर वाइज आर्टिकल्स कितने पब्लिश हुए, उनको साइटेशंस कितने मिले, तो ये सब डिटेल्स वो इंडियन साइंस ICI आपको देता है। अगर आप सब्जेक्ट के हिसाब से सर्च करने जाए, तो इस प्रकार से 3 लेवल में सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एकेडमिक लाइब्रेरीज लिया, एकेडमिक लाइब्रेरीज में कॉलेज लाइब्रेरीज लिया, तो इस प्रकार से मुझे सर्चेस मिले, राइट। सो दीज आर ऑल द फैसिलिटीज विच आर अवेलेबल। जैसे टॉप मोस्ट ऑथर कौन सा है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्टिविटी इन ICN, वो भी आपको मिलता है। There are some more services like Quest, then Bid, तो इसमें हमको नहीं जाना है। तो हमारी लेवल पे हमको देखना है कि 4 ही चीजों पे कंसंट्रेट करना है। पहला है स्कोपस, दूसरा है वेब ऑफ साइंस, तीसरा है गूगल स्कॉलर, चौथा है इंडियन साइटेशन इंडेक्स। उसके बाद में जैसे इम्पैक्ट फैक्टर सर्विसेज, इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है दैट रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द जर्नल। इम्पैक्ट फैक्टर जितना हाई, उतना उस जर्नल की क्वालिटी हाई मानी जाती है, इतना ध्यान में रखिए। तो इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है, देर आर मेनी सर्विसेज विच आर प्रोवाइडिंग यू द इम्पैक्ट फैक्टर, लेकिन यहाँ पे जो PhD करने वाले टीचर्स है उनको मैं बता दूं कि थॉमसन एंड ब्रूटर का वेब ऑफ साइंस का इम्पैक्ट फैक्टर और स्कोपस का ही उन्होंने जो है वो ट्रू माना है, और वही अगर फैक्टर है तो आपको API में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। अभी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर एक क्वालिटी इंडिकेटर है, तो इम्पैक्ट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला हम देखेंगे। हमने इसके पहले स्कोपस का साइट स्कोर का फॉर्मूला देखा। हमने देखा था कि 2018 का इम्पैक्ट कैलकुलेट करने के लिए 2015, 16, 16, 17 का वो ये लेते हैं नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश। अभी यहाँ पे कैसे है, जैसे सेल नाम के जर्नल का हमको 2009 का इम्पैक्ट फैक्टर वेब ऑफ साइंस के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या क्या चाहिए। तो देखिए, नंबर ऑफ आइटम्स पब्लिश्ड इन सेल इन 2000, मतलब 2 साल पहले 2009 का कैलकुलेट करना है, तो हमको 2008 में कितने पेपर्स पब्लिश हुए, 343, और 2007 में कितने हुए, 366, दैट कम्स टू 709। अभी ये 709 पेपर्स 2008 में कितने लोगों ने साइट किया, 953, 2007 में कितने लोगों ने साइट किया, 12554, that comes to 22,087, this divided by this, that comes to 31.152, and that is actually the impact factor of sale, that is actually the impact factor of sale. Friends, there are many impact factor services available. आपके ईमेल में रोज के कुछ स्पैम मेल्स होंगे,
प्रिडेटरी जर्नल्स की, तब बोगस जर्नल्स की, कि हमारा इम्पैक्ट फैक्टर 5 है, हमको आप पेपर भेजिए, हमारा इम्पैक्ट फैक्टर 10 है, हमको पेपर भेजिए। तो वहां पे मिसगाइड नहीं होना है। आपको बता दूं कि ये जो सर्विसेज है, इन सर्विसेज को भी यूजीसी ने ये नहीं किया है, अप्रूव नहीं किया है। यूजीसी हैज अप्रूव्ड ओनली स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस, ठीक है। So these are other services and some of these are bogus services also. जैसे IIFS है, ISIFI है, यूनिवर्सल इम्पैक्ट फैक्टर, IFSIG, इंडेक्स कोपरनिकस, देन नास रेटिंग, ग्लोबल इम्पैक्ट फैक्टर, कॉस्मोस इम्पैक्ट फैक्टर, ऐसे बहुत सारे इम्पैक्ट फैक्टर सर्विसेज जो है वो आपको यहाँ से मिलेंगे। जैसे सी दिस इज एक्चुअली the home page of International Impact Factor Services, that is IIFS। देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट somebody is using our name to deposit the fee for impact factor and he is saying that he show your impact factor in our website but do not reply those mails। तो इस प्रकार से जो सर्विसेज है। दूसरी चीज, आप एक चीज नोट करेंगे कि अगर इतनी एकेडमिक वेबसाइट अगर है तो ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। वैल्यूएशन, ओके, तो इसका स्पेलिंग मिस्टेक वो भी होम पेज में मेन लिंक में नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये कुछ चीजें जो हमें पहली नजर में चुभती है, तो ऐसी चीजों की तरफ स्पेशल ध्यान आपको देना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर सेंडिंग योर पब्लिकेशन। ये दूसरा है ISIFI, इट इज इंटरनेशनल सर्विसेज फॉर इम्पैक्ट फैक्टर एंड इंडेक्स। इसमें कौन से जर्नल्स है तो मास्टर लिस्ट से आपको पता कर सकते। देयर इज वन मोर दैट इज यूनिवर्सल इम्पैक्ट फैक्टर, IA। कभी भी आप आपके सीवी में लिखेंगे कि मेरा ये पब्लिकेशन है, जर्नल पब्लिकेशन, और उसका इम्पैक्ट फैक्टर इतना है, सो द इम्पैक्ट फैक्टर शुड बी प्रीसीडेड बाय द सर्विस नेम। मतलब उसके पहले आपको लिखना है, जैसे यूआई में इंडेक्स जर्नल है और उसका इम्पैक्ट फैक्टर 2.4 है, तो आप लिखिए UIA 2.4। मतलब वो 2.4 कौन सी सर्विस का है वो आपको लिखना अत्यंत आवश्यक है। ठीक फ्रेंड्स, अगर वेब ऑफ साइंस का 0.2 है आपके पब्लिकेशन जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर और यूआई का 5 है, you cannot compare these two factors, क्योंकि यूआई के जो इंडेक्स जर्नल्स है उनकी क्वालिटी यू कैन नॉट कंपेयर विद द जर्नल्स विच आर इंडेक्स्ड बाय वेब ऑफ साइंस और स्कोपस। समझ में आया? वेब ऑफ साइंस का 0.2 इज मोर, मच 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 मोर देन हियर 5। तो इसीलिए यूजीसी ने वो डिस्पैरिटी को निकाल दिया है और यूजीसी ने कहा है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स आपके सेल्फ अप्राइजल में चाहिए आपके पब्लिकेशन के लिए, तो आपका जर्नल पेपर जो है वो थॉमसन एंड ट्विटर में ही आना चाहिए। देखिए देयर इज वन मोर दैट इज IFSIJ, उसका अबाउट अस पेज है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन देयर इज वन मोर इंडेक्स कोपरनिकस, यह आपको IC वैल्यू देता है। देखिए बहुत सारे अच्छे जर्नल्स भी इसमें इंडेक्स्ड है, लेकिन एक चीज जो है आजकल पाई गई है, ऑब्जर्व की, IC वैल्यू 154 है।
for their self appraisals and promotions and selections. It is also authenticated one क्योंकि ये बेस इसका जो है वो बेस इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ थॉमसन एंड रूटर है। का एक फॉर्मूला है नास रेटिंग कैलकुलेट करने का, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो स्कोरिंग करते हैं। Then there is one more impact factor service provider, that is global impact factor GIA। यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सर्च द जर्नल्स इंडेक्स्ड बाय दिस इम्पैक्ट फैक्टर। लाइब्रेरी साइंस के ये 6 जर्नल्स को इंडेक्स कर रहा है ग्लोबल इम्पैक्ट फैक्टर, और इस प्रकार से यू कैन सर्च फॉर योर ओन सब्जेक्ट। देन देयर इज वन मोर, दैट इज कॉस्मोस। महाराष्ट्र से कुछ जर्नल्स पब्लिश होते हैं जिसको कॉस्मोस इंडेक्सिंग है, और उसको कॉस्मोस इम्पैक्ट फैक्टर दिया जाता है। देखिए इसमें इंडेक्स जर्नल यू कैन सर्च इन दिस वे। ओके, देयर इज वन मोर, दैट इज जनरल इम्पैक्ट फैक्टर GIA, और देयर इज वन मोर SJIF, दैट इज साइंटिफिक जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर, और वो 19,000 जर्नल्स को इंडेक्स कर रहा है। लेकिन आप एक चीज को ध्यान में रखिएगा, आपको मैं बार बार स्ट्रेस करके बोलती हूँ, स्कोपस वेब ऑफ साइंस, इसी के ऊपर कंसंट्रेट कर दीजिए, बिकॉज दैट इज द फ्यूचर। आपका थीसिस का डाटा अच्छे जर्नल में पब्लिश कीजिए, प्रीडेटरी जर्नल में मत कीजिए। देयर इज वन ब्लॉग दैट इज स्कॉलरली ओपन एक्सेस, और उन्होंने एक डिस्कशन ओपन किया था, लुक आउट फॉर बोगस इम्पैक्ट फैक्टर कंपनीज। उन्होंने कहा कि द प्रोलिफरेशन ऑफ प्रीडेटरी ओपन एक्सेस publishers has created several new and expanding markets। उन्होंने इस चीज को मार्केट कह के संबोधन किया है, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि देर आर सम बोगस सर्विसेज आल्सो, जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ISI। देखिए थॉमसन एंड रूटर कंपनी के पहले एक कंपनी थी, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। तो मैन्युअली ये जो ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स का पब्लिकेशन करते थे, उनका नाम ये लोग यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया है, दिस बोगस ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑब्वियस अप्रोप्रिएशन ऑफ द फॉर्मर इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ISI, which no longer exists, and its impact factor was taken over by Thomson and Reuters. I think this operation is based in India, but they provide no location information on their website, and their domain name information is blocked। तो इस प्रकार से उन्होंने काफी सारे सर्विसेज जो है उनका उन्होंने बताया कि दीज आर बोगस सर्विसेज, और इनकी तरफ से आपको मैन्युस्क्रिप्ट का कॉल आए तो डोंट अटेंड दिस और मिसगाइड मत हुई। सो ये है इम्पैक्ट फैक्टर सर्विस प्रोवाइडर्स। अभी देखिए जर्नल इवैल्यूएशन टूल्स जो है, मींस रैंकिंग करके कौन देता है, जो थॉमसन एंड रूटर वेब ऑफ साइंस है वो जर्नल साइटेशन रिपोर्ट्स हर साल पब्लिश करता है। स्कोपस जो है वो जर्नल एनालाइजर करता है, और स्कोपस के डेटाबेस पे आधारित ये जर्नल का रैंकिंग का डेटाबेस है, स्कीमैप। तो ये 3 आपको पता होना बहुत जरूरी है, बाकी सब छोड़ दीजिए। देखिए थॉमसन एंड रूटर हर साल जर्नल साइटेशन रिपोर्ट पब्लिश करता है, उसमें हर विषय में उस साल कौन सा टॉप मोस्ट जर्नल है, उसका रैंक क्या है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है उस साल का, और उसमें कितने साइटेबल आइटम्स है, कितना साइटेशन इंडेक्स है, ये सब पब्लिश करता है। ठीक है? उसके बाद में देखिए जैसे ये टॉप मोस्ट जर्नल ये है, इसका ISI थॉमसन एंड रूटर का 223 इम्पैक्ट फैक्टर है, यानी आप पता कर सकते हो कि कितना हाई लेवल एकेडमिक जर्नल है ये, है ना। सो इस प्रकार से ही स्कोपस भी अपना एक जर्नल एनालाइजर रिपोर्ट हर साल पब्लिश करता है। देखिए ये स्कोपस की साइट है, और आप यहाँ पे देख सकते हो इसको, और आपने ये किया तो आपको इसके पूरे वैल्यूज आएंगे।
स्कोपस डेटाबेस पे आधारित एक फ्री सर्विस है, दैट इज एसजेआर, दैट इज स्कीमेगो जर्नल एंड कंट्री रैंक। तो ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें देखिए स्कोपस के जो जर्नल्स है इंडेक्स्ड, उनका एसजेआर यानी जर्नल रैंक आपको बताया गया है, और यहाँ पे देखिए Q1 देखा गया है। ये जो स्कीमेगो है उन्होंने जर्नल्स को क्वालिटी के हिसाब से 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है, Q1, Q2, Q3, Q4, और हर एक क्वाड्रेंट को उन्होंने अलग अलग कलर यूज किए, और आपको बता रहा है कि इतने डॉक्यूमेंट्स 2018 में थे, 3 साल में इतने थे, फिर इसको टोटल साइट्स इतने थे, वगैरह वगैरह करके वो आपको मैट्रिक्स देता है। ठीक है, अभी देखिए सोशल साइंसेस में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 2018 में आप देखेंगे तो इतने सारे जर्नल्स है। ये देखिए Q1 कैटेगरी में आ रहे एच इंडेक्स इतना है। अभी मैं यहाँ पे इंडिया देती हूँ, तो इंडिया से पब्लिश लाइब्रेरी साइंस के केवल 3 ही जर्नल्स है जो स्कोपस में है, वो भी Q2, Q3 और Q4 में आते हैं, Q1 में एक भी जर्नल नहीं। राइट, तो इस हिसाब से ये आपको स्टैटिस्टिक्स देता है, 2018 का है स्टैटिस्टिक्स है ये। जैसे ये जर्नल है, इसका एच इंडेक्स 8 है। एच इंडेक्स के बारे में मैंने आपको इसके पहले एक्सप्लेन किया है। इस प्रकार से स्टैटिस्टिक्स और ग्राफिकल फॉर्मेट में देता है हर जर्नल। दूसरा ये है जिसका एच इंडेक्स 9 है, और एज पर स्कोपस इंडिया इज ऑन 9th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसके इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है, इतने साइटेबल है, इतने साइटेशंस उसको मिले हैं, उसका एच इंडेक्स 570 है। ठीक है? देखिए इंडिया एज अ कंट्री एज पर स्कोपस एच इंडेक्स इज 570। ये पूरे उन्होंने ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस दिए हैं। सोशल साइंस में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में भी इंडिया इज ऑन 9th पोजीशन। वैसे ही आप देख सकते हो कि आपके विषय में इंडिया कौन सी पोजीशन में है। राइट, अभी यहाँ पे सोशल साइंसेस में इंडिया का एच इंडेक्स 130 है। तो इस प्रकार से स्कीमेगो जर्नल रैंक जो है वो आपको ये फॉर्मूले से रैंकिंग बना के देता है। ओके, अभी ये हो गए जर्नल इवैल्यूएशन टूल्स। तो मैं यहाँ पे रुक रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इससे ज्यादा और टेक्निकल चीजें आप आज वो भी आखिरी लेक्चर में डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। राइट, सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस, तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि डोंट गेट मिसगाइडेड। आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको मिसगाइड करेगी। ठीक है, जेन्युइन जर्नल आप ढूंढिए, डोंट गो फॉर प्रेडेटरी जर्नल्स। ठीक है, और आप अच्छे से अच्छी जगह पे आप खुद का पेपर पब्लिकेशन भेजिए। और इन माय नेक्स्ट सेशन हम लोग शुरू करेंगे द कंसेप्ट ऑफ प्लेजरिज्म और आईपीआर, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। आईपीआर की जो बेसिक्स है उसको अब मैं आपको बताना चाहूंगी। एंड अंडर प्लेजरिज्म मैं आपको बहुत सारे यूजीसी ने जो नियम बनाए हैं, यूजीसी ने जो स्टेप्स लिए हैं, हाउ उर्कुंड इज यूज्ड फॉर प्लेजरिज्म डिटेक्टिंग, फिर व्हाट आर द प्रोविजंस, आपको अपना थीसिस चेक करना है तो कौन से फॉर्मेट में देना पड़ेगा, और उसका प्लेजरिज्म या सिमिलैरिटी इश्यूज को कम कैसे करना आता है, परसेंटेज, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड ओवर हियर, एंड the session is open for question answer round, please. हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम। हाँ, speak loudly, sir. हाँ मैम। हेलो। Yes.
हाँ, पेपर पब्लिशिंग के लिए मैम मिनिमम इम्पैक्ट फैक्टर कितना चाहिए क्या क्या क्या? जर्नल की? पर्टिकुलर पेपर पब्लिशिंग के लिए मिनिमम हाँ, इम्पैक्ट फैक्टर कितना चाहिए जैसे? देखिए, इम्पैक्ट फैक्टर नहीं भी रहा, ठीक है, हाँ, तो भी द जर्नल शुड बी अ पीयर रिव्यूड जर्नल। ये होना चाहिए सबसे पहली चीज। उस जर्नल का जो पॉलिसी है वो पीयर रिव्यूड होना चाहिए, यानी आप एडिटोरियल बोर्ड को देते हो, एडिटोरियल बोर्ड एक्सपर्ट्स के पास में भेजते हैं, उनके ओपिनियन कॉल करते हैं। वो अगर मॉडिफिकेशन करने के लिए बोलते हैं आपको, तो आप उसको मॉडिफाई करके पेपर दीजिए, देन इट गेट अप्रूव्ड एंड देन इट गेट्स एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन। ये पॉलिसी अगर वो जर्नल फॉलो करता है, तो ऐसे जर्नल को ही आप आपका पेपर भेजिए। और दूसरी चीज, यू स्टिक टू यूजीसी के लिस्टेड जर्नल, आपको उसका बहुत फायदा होगा, ठीक है। इम्पैक्ट फैक्टर तो उसके बाद का क्वालिटी इंडिकेटर है। बेसिकली यू गो थ्रू दिस, और ऐसा कोई मिनिमम इम्पैक्ट फैक्टर तय नहीं है, ओके। 0.01 भी होगा तो भी चलेगा, इम्पैक्ट फैक्टर है उसको, वो भी थॉमसन एंड रूटर का, तो इटसेल्फ इंडिकेट्स द क्वालिटी। जितना हायर इम्पैक्ट फैक्टर है उतनी ज्यादा क्वालिटी आपके पेपर की मानी जाएगी, right? मैम यूनिवर्सिटी में कितना दिन लगता है ये प्लेगरिज्म टेस्ट के लिए जब लाइब्रेरी में सबमिट करेंगे? कितना दिन लगता है? हाँ, मतलब व्हाट इज द वैसे ड्यूरेशन? ड्यूरेशन कुछ नहीं लगता है सर। आप उनके जो रिक्वायरमेंट्स है, वो कागज अगर आप लेके जाते हो तो आपको तुरंत भी करके दे सकते हैं। ओके। हाँ हेलो मैम। हाँ। मैम, हाउ टू साइट अ रिसर्च पेपर? हाउ टू मतलब इस साइट द साइट रिसर्च साइट का। पेपर? हाँ मैम। साइट कैसे करना, साइटेशन कैसे देना? हाँ, तो मतलब एज अ उसका रिसर्च स्कॉलर डेमो, अगर किसी। किसी को हाँ साइट करना है आपको ना दूसरे पेपर को, तो आपको हाँ मैम। एमएस वर्ड का यूटिलिटी मैं बता ही दूं अभी, ठीक है। मैं अभी बता हाँ देती हूँ आपको, जस्ट यू सी द थिंग्स। देखिए, ये वर्ड डॉक्यूमेंट है। सपोज यहाँ पे आप कुछ टाइप कर रहे हो, राइट? जस्ट अ सेकेंड ना, मैं लाइट। देखिए, ये आपने टाइप किया, ये अगर आपने किसी किताब से लिए हैं, तो यहाँ पे एमएस वर्ड में ये रेफरेंसेस करके लिंक है, इसमें यू कैन सी इंसर्ट साइटेशन करके लिंक है, ऐड न्यू सोर्स। अभी वो मुझे पूछता है कि वो सोर्स कौन सा है, तो मैं यहाँ पे जैसे देखिए, बुक सेक्शन, जर्नल आर्टिकल, आर्टिकल इन पीरियोडिकल कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, रिपोर्ट, वेबसाइट, डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, आर्ट, साउंड रिकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस, फिल्म। अगर किसी फिल्म का भी आपको साइटेशन देना है, यू कैन गिव इंटरव्यू, पेटेंट, केस एंड मिसलेनियस। ये सब डिफाइंड सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसमें से हम यहाँ पे को सिलेक्ट करते हैं। तो बुक को सिलेक्ट करने के बाद में मुझे यहाँ पे ऑथर का नाम लिखना है। तो जनरली रेफरेंस में सरनेम से शुरुआत होता है, लेकिन यहाँ पे जब भी आप लिखेंगे, तो आप पहला नाम और सरनेम लिखिए। जैसे आई एम राइटिंग माय ओन नेम, मंगला हिरवाड़े, ओके। अगर इंस्टीट्यूशन है तो कॉर्पोरेट ऑथर में आप क्लिक कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन एज द ऑथर। जैसे नागपुर यूनिवर्सिटी का एनुअल रिपोर्ट है, तो उसका ऑथर कौन रहेगा? उसका ऑथर रहेगा इंस्टीट्यूट नागपुर यूनिवर्सिटी। तो आप इसको क्लिक करके यहाँ पे नागपुर यूनिवर्सिटी का, जैसे टाइटल, टाइटल है स्टाइल मैनुअल्स, ठीक है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन आपको देना पड़ता है, जैसे
2014। देन कहाँ से पब्लिश हुआ? इट इज फ्रॉम नागपुर। देन पब्लिशर कौन है? तो एस चांद है। ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायर्ड है, लेकिन आपके पास इससे ज्यादा डिस्क्रिप्शंस है बुक का, तो आप ये बाकी के फील्ड भी भर सकते हो। एडिटर क्या है, एडिटेड बुक है, मल्टी वॉल्यूम बुक है, तो आप ये सब भर सकते हो। इसको मैंने ओके किया। अभी देखिए, जो मैंने शॉर्ट रेफरेंस कहा था विद इन द टेक्स्ट, वो इस प्रकार से आता है। फिर मैं आगे चलती हूँ। सपोज दिस आई हैव टेकन फ्रॉम अ जर्नल आर्टिकल। मैं फिर से इंसर्ट साइटेशन में जाती हूँ, ऐड न्यू सोर्स में जाती हूँ, एंड आई एम सिलेक्टिंग हियर जर्नल आर्टिकल। और जर्नल आर्टिकल में सपोज आई हैव 3 ऑथर्स। ओके, जैसे प्रीति धार्मिक, सेकेंड ऑथर इज रेखा शर्मा मैम। तो 2 ऑथर के बीच में आपको ये सेमी कॉमा डालना है, एंड यू कैन सी ओवर हियर रेखा शर्मा। तीसरा भी ऑथर है, तो एंड नहीं लिखना है, एंड एम्परसेंट यूज नहीं करना है। 2 ऑथर के बीच में आपको यही साइन देना है, जैसे पूजा जोशी। ओके, फिर टाइटल क्या है? टाइटल है शिकागो टाइल मैनुअल। इसके ऊपर हमने एक पेपर लिखा है। जर्नल का नाम है इंफॉर्मेशन। ठीक है, ईयर कौन से साल में आया? 2021 में आया। कौन से पेजेस में रन हो रहा है? तो 12 से लेके 17 पेजेस में मेरा आर्टिकल है। मुझे और इंफॉर्मेशन जर्नल के बारे में देना है, तो मैं ये सब दे सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे वॉल्यूम नंबर दिया 6, इश्यू नंबर इज 2। ठीक है, उसको हमने ओके किया। ठीक है, देखिए ये एक आ गया। उसके बाद में हम और आगे चलते हैं, और हमने ये जो इंफॉर्मेशन ली है वो वेबसाइट से ली है, नागपुर यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी पेज से। तो इंसर्ट साइटेशन में मैं चली गई, मैं फिर से एड न्यू सोर्स में चली गई, और यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ वेबसाइट को चुना। फिर मैंने यहाँ पे ऑथर, वो लाइब्रेरी वेब पेज से मैंने लिया था, तो मैंने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन का नाम लिखा यहाँ पे, विजय खंडाल। कि इन्होंने वो इंफॉर्मेशन का पेज लिखा है। नेम ऑफ द वेब पेज है RTMNU। लाइब्रेरी को अभी नया नाम है नॉलेज रिसोर्स सेंटर KRC। अभी वेबसाइट का नाम है RTMNU। ठीक है, अभी ये कौन से दिन लिखा गया वो नीचे फ्रीक्वेंटली अपडेटेड या फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेटिंग लास्ट अपडेटेड ईयर होता है, वो आप लिख सकते हो। जैसे इट इज मोस्ट करंट 2021। कौन से मंथ में किया, इसको आप छोड़ भी दे सकते हो। एंड हियर यू कैन सी URL भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने कब एक्सेस किया, आपने उस सोर्स को, क्योंकि वेबसाइट्स का लाइफ बहुत छोटा होता है। तो आप हमेशा इस चीज को नोट कीजिए कि आपने वो कब देखा। ठीक है, आपने 2021 में देखा, आपने अक्टूबर में देखा। ठीक है, आपने आज की तारीख क्या है? 17 है, आज की 16 है, 16 को देखा। ठीक है, और आपको उस वेब पेज का URL यहाँ पे लिखना है, दैट इज www डॉट यूनिवर्सिटी डॉट AC डॉट इन डैश लाइब्रेरी। ये आपने लिखा, पे कर दो। ठीक है, ये हमने लिखा। तो ये हो गए शॉर्ट रेफरेंसेस। ठीक है, अभी
हमारा काम हो गया और हमको ये रेफरेंसेस सेक्शन को जनरेट करना है। तो आपको ये बिब्लियोग्राफी को क्लिक करना है और यहाँ नीचे आना है और इंसर्ट बिब्लियोग्राफी को क्लिक करना है। तो देखिए ये पूरे रेफरेंस जो है वो आ गया मैकेनिकली, यानी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। बराबर है। ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है उसको आप कैसे सुधारेंगे, जैसे ये जो है इसको मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी, एडिट सोर्स में जाऊंगी, तो मुझे ये पूरा जो है जो मैंने टाइप किया था वो यहाँ पे आया है। जैसे 12 और 17 है तो उसके यहाँ पे मुझे डैश चाहिए, इक्वल टू नहीं चाहिए, तो मैंने ओके कर दिया, यस कर दिया। अभी उसने करेक्शन किया नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसको डिलीट कर दूंगी। आई विल सिलेक्ट दिस एंड डिलीट इट, और मैं फिर से जाके उसको रिफ्रेश कर देना वैसे करूंगी। बिब्लियोग्राफी में जाके मैं फिर से बिब्लियोग्राफी, तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि वो अभी करेक्ट हो गया है। जैसे 12 से 17 के बीच में डैश आया है, इक्वल टू की जगह। अभी ये जो स्टाइल मैंने फॉलो किया वो एपीए स्टाइल है। अगर आपके गाइड कहते हैं नहीं एमएलए करो, शिकागो करो, तो कुछ नहीं, ये डॉक्यूमेंट खोलने का, क्लिक शिकागो, तो ये शिकागो में चेंज हो गया। अभी आपका गाइड कहते हैं कि एमएलए में कीजिए, के एमएलए हो गया, ठीक है, एकदम से शॉर्ट रेफरेंस में ईयर हट गया एमएलए में, राइट। फिर आपके गाइड कहते हैं कि ये शॉर्ट रेफरेंस नहीं होना, मुझे न्यूमेरिकल होना। देखिए यहाँ पे ऑथर का सरनेम यूज किया है तो वो अल्फाबेटिकली अरेंज हो गया ऑटोमेटिकली, लेकिन यहाँ पे हमको न्यूमेरिकल करना है, तो आई विल गो टू IEEE साइट। तो देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, सीक्वेंस वाइज है। अभी यहाँ पे अल्फाबेटिकल चेंज हो गया, IEEE में ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, और वो न्यूमेरिकली अरेंज हो गया। तो इस प्रकार से वंस यू ये हार्वर्ड स्टाइल, दिस इज हार्वर्ड। मैम तो स्टैंडर्ड हर क्या है? स्टाइल, हाँ स्टैंडर्ड, आपकी यूनिवर्सिटी, आप जिस यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हो उस यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी है वो स्टैंडर्ड यूज कीजिए। जैसे YC MOU से आप करते हो तो हार्वर्ड इज द स्टैंडर्ड। अगर आप कुछ जर्नल्स को पेपर भेजते हो तो उस जर्नल्स में फॉर ऑथर गाइडलाइंस के इसमें मेंशन होता है कि आपने रेफरेंसेस APA स्टाइल में देना है, तो गो फॉर APA स्टाइल। अगर नागपुर यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया है कि साइटेशन कौन से हिसाब से देना, तो यू चूज एनीवन एंड स्टिक टू इट थ्रू आउट योर थीसिस। ऐसा नहीं कि चैप्टर 1 के लिए यू हैव यूज्ड APA, चैप्टर 2 के लिए यू हैव यूज्ड MLA एंड चैप्टर 3 के लिए यू हैव यूज्ड हार्वर्ड, ऐसा नहीं करना। थ्रू आउट द थीसिस यूनिफॉर्म स्टाइल ही करो। ये सब स्टैंडर्ड्स, ये जो भी आपको मिल रहे हैं ये सब स्टैंडर्ड्स, राइट। सो हैव यू गॉट द थिंग? मैम तो ये Yes, जब ma'am. थीसिस लिखेंगे हम लोग, तो इसमें जो भी थीसिस रहेगा, जैसे इंट्रोडक्शन है या कहीं भी हो, तो सब जगह ऐसे साइटेशन करते रहे। हाँ, आपको हर जगह साइटेशन कर Okay. सकते हो इसके हिसाब से। इवन बिब्लियोग्राफी भी आप इसमें बना सकते हो। ठीक है मैम। और ये जो रेफरेंसेस आपका एक आ गया, एक मतलब एक जगह पूरा लिख के आया, तो वही रेफरेंसेस हम लोग लास्ट में देंगे, रेफरेंस कॉलम कॉपी देखिए करके। लास्ट में नहीं देना है आपको। बिब्लियोग्राफी में यही रेफरेंसेस को रिपीट नहीं करना है। बिब्लियोग्राफी में आपको अलग अलग सोर्सेस रहेंगे, तो ऐसे डमी जैसे मैंने टाइप किया अभी वैसे टाइप करके आप एक एक रेफरेंस लिखना शुरू करो, और बाद में पूरी बिब्लियोग्राफी जनरेट करो और ऊपर का पोर्शन उड़ा दो। अच्छा ठीक है, और थैंक यू। और गॉट मैम इट? One question. यस।
मैम हम लोग जब बिब्लियोग्राफी लिखते हैं तो उसकी ऐसी कोई लिमिट रहती है क्या कि मतलब इतना ही हम लोग साइटेशंस दे सकते हैं, इतना ही रेफरेंस दे सकते हैं नहीं जब हम नहीं, लोग there चैप्टर्स is के बाद में लिख रहे हैं? चैप्टर्स के बाद में लिख रहे हो रेफरेंसेस, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, बिब्लियोग्राफी की भी कोई लिमिट नहीं है। ओके। और मैम हेलो हेलो मैम यस, मैम मेंडले और एंड नोट के अलावा कोई और है कि जो जिससे अपन रेफरेंसेस ऐड कर सकते Zotero है, and हैं? Zotero is open source. Zotero मैम Zotero आवाज is नहीं आ open source software. रही। ओके 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 Zotero also you can easily download and you can use that online management reference system. ओके और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आज के टॉपिक्स पे। एनी क्वेश्चन? येस और नो? नो मैम। सॅच्युरेट झाले का सकाळपासून? Naturally. No, ma'am. This session was very informative and interesting. यस यस, अभी और मैडम के 2 सेशंस है अपने 19th को, हाँ. और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको तब भी मिलेगी। Yes. सो यस, कुछ क्वेश्चन्स रहेंगे तो अपन उस दिन भी डिस्कस कर सकते हैं मॅडम के साथ। मॅडम थांबायचं इथे हिरवडे मॅम? Sure, sure. ओके, थँक्यू सो मच मॅडम फॉर बोथ द सेशन्स. अँड मॅम 19thला आहेत आपले पुढले 2 सेशन. 2 ते 5. नाही मॅम, तुम्ही मॉर्निंग टाइम सांगितलं ना 19thला? 10:30 ते 1:30. हां, म्हणजे कालच आपलं जे बोलणं झालं 10:30 ते 1:30 तुम्ही म्हणाले होते. मंगळवारला. हो हो, मंगळवारला हो. मंगळवारला. 19ला सुट्टी आहे ना? हो, सुट्टी आहे मॅम त्या दिवशी. पण आपलं वर्किंग आहे, ठीक. म्हणजे ओव्हरऑल सुट्टी आहे. हां. म्हणजे कितीला सुरू होईल? 9:30ला. 10:30, 10:30लाच चालू होईल. ठीक आहे, चालेल. 10:30 ते 1:30. ठीक आहे. ओके मॅम. थँक्यू सो मच मॅम. थँक्यू. थँक यू. बाय. थँक्यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू हाँ, मैम कल के लिए इंस्ट्रक्शन है, कल का जो सेशन है अपना वो 10:30 से स्टार्ट नहीं होगा, 11 बजे से स्टार्ट होगा, एंड दैट विल बी डिलीवर्ड बाय डॉक्टर रेखा शर्मा मैडम ऑन यूनिट 3 कंप्लीट स्टैटिस्टिक का यूनिट 3 का पार्ट मैडम कल कवर करेंगे, और मैडम ही मीटिंग स्टार्ट करेंगे। आई विल ज्वाइन फ्रॉम माई मोबाइल, तो मैडम ही एडमिन करके मीटिंग को ज्वाइन करेंगे और स्टार्ट करेंगे 11 बजे। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ 10:30 टुमारो आवर सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 11 o'clock. ओके, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू मैम। थैंक यू. Thank you, थैंक यू ma'am. मैम। Thank you. Thank you. बाय मैम। बाय बाय. ओके मैम। Bye. बाय।